ले जाने लगा। बाहर का रास्ता बालकनी से होकर गुजरता था। बालकनी से निकलते हुए रुशिल की नजर फिर सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी और वो दंग रह गया। उस बालकनी में वही लड़की येलो ड्रेस पहने झुककर गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। रुशिल से रहा नहीं गया और उसने जोर से उस लड़की को आवाज लगाई, सुनो ए मिस येलो ड्रेस, सुनो। उस लड़की ने रुशिल की तरफ देखा और धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगे। वो जैसे ही सीधी खड़ी हुई तो उस लड़की के पेट में पहले जैसा ही वो चाकू घुसा हुआ था और वो फिर से रुशिल को देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। रुशिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार उसने उस लड़की की फोटो खींचने के लिए फोन निकाला और उसकी वीडियो शूट कर ली। रुशिल ने फिर से मदद के लिए आवाज लगाई। रुशिल की मॉम एक बार फिर उसकी आवाज सुनकर बाहर आई, पर रुशिल की आंखों के सामने वो लड़की हवा में गायब हो गई। रुशिल की मां को अब लगने लगा था कि रुशिल जानबूझकर ये सब कर रहा है और वो उस पर गुस्सा करने लगी। पर इस बार रुशिल के पास प्रूफ था। उसने फटाफट से अपनी मम्मी के सामने वो वीडियो प्ले कर दी। लेकिन जिसका रुशिल को डर था वही हुआ। उस वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी, बस वही सुनसान बालकनी थी। रुशिल की मां ने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसे बहुत डांटा। रुशिल को लगने लगा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसने उस दिन के बाद से अपनी बालकनी में जाना ही छोड़ दिया, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसका इंतजार कैसा मंजर कर रहा था। रुशिल अपनी अर्ली मॉर्निंग जॉग से घर आ रहा था। घर की बेल बजाकर वो गेट खुलने का वेट कर रहा था। तभी सामने वाले घर का दरवाजा धीरे से खुला और दरवाजे की दूसरी तरफ वही येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी। रुशिल उसे देखकर थोड़ा सहम गया, पर वो लड़की बिना कुछ बोले अपने घर में घुस गई। रुशिल उस लड़की को आवाज लगाता हुआ उस घर में घुस गया। घर में घुसते ही रुशिल को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। अब वो लड़की भी रुशिल को उस घर में दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रुशिल को कांच टूटने की एक आवाज आई। वो आवाज उस घर के बेडरूम से आ रही थी। रुशिल उस आवाज की तरफ गया तो उसने देखा कि वही येलो ड्रेस वाली लड़की रो रही है और एक लड़का उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा है और जमीन पर एक ग्लास टूटा पड़ा हुआ है। रुशिल कमरे के कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। रुशिल के देखते देखते उन दोनों के बीच हो रही बहस बढ़ती जा रही थी। रुशिल को लगने लगा कि बात बढ़ने से पहले उसे लड़ाई को रोक देना चाहिए। रुशिल तेजी से उस कमरे में घुसा और उन दोनों से रुकने को कहा, पर उन दोनों में से कोई नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रुशिल को कमरे में देख ही नहीं पा रहे थे। इतने में ही उस लड़के ने उस येलो ड्रेस वाली लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया। रुशिल ये देखते ही उस लड़की को छुड़ाने लगा, लेकिन जैसे ही रुशिल ने अपना हाथ उस लड़के को रोकने के लिए बढ़ाया, उसका हाथ उस लड़के के आर पार हो गया। जो रुशिल अपनी आंखों से देख रहा था वो असलियत में नहीं हो रहा था। ये सब देखकर रुशिल की जान सूख चुकी थी। रुशिल के पैर थोड़े पीछे हट गए। वो सुन सा पड़ने लगा था। वो लड़की अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे उस कमरे से बाहर भागी और फोन उठाकर बालकनी के पास भागने लगी। तभी वो लड़का पीछे से आया और उसने उस लड़की के पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा दिया और वो लड़की वहीं पर गिर गई। वो लड़का उस घर से भाग गया और वो येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं फर्श पर पड़ी पड़ी अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। रुशिल उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने रुशिल को देखा और अपने पेट में घुसे चाकू की तरफ इशारा किया। रुशिल समझ गया था कि वो उस चाकू को निकलवाना चाहती है। रुशिल जैसे ही चाकू निकालने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया। रुशिल कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसने देखा
कि उस लड़की की लाश असल में वहां पड़ी हुई है। रुशेल ये साफ साफ देख पा रहा था कि उस लाश का शरीर सड़ने लगा था। रुशेल ने उस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पहले तो रुशेल की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली रहती थी। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे और उसे मोहल्ले में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उस लड़के की इंटेरोगेशन की तो उन्हें पता लगा कि रुशेल बिल्कुल सच कह रहा था। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और उस दिन के बाद से रुशेल को वो येलो ड्रेस वाली लड़की फिर कभी नहीं दिखी। पर जो भी हुआ वो रुशेल के लिए एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, जिसे वो शायद कभी भी नहीं भूल पाएगा। शॉर्टकट। जेनिफर एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी। वो एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड लड़की थी और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीती थी। उसका बिंदास एटीट्यूड सभी को पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी वो सब वो पहाड़ों की नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने में लगा देती थी। जेनिफर को सोलो ट्रैवलिंग यानी अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हिल स्टेशन पर आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नजारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीबन 6 किलोमीटर लंबा था। जेनिफर ने वो नजारा देखने के लिए अपना बैकपैक और कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और भी लोग उस ट्रैक पर जा रहे थे। जेनिफर बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही जेनिफर को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। जेनिफर ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाकर ट्रैक के रास्ते में मिल रहा था। जेनिफर को लगा वो एक शॉर्टकट है और जेनिफर को ट्रैकिंग का काफी एक्सपीरियंस था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए जेनिफर को करीबन आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे पक्के रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। जेनिफर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। अब जेनिफर थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई जेनिफर सही रास्ता ढूंढने में जुट गई। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर सा कैफे बना था। बाहर कैफे हिल रिट्रीट का बोर्ड लगा था और उसी कैफे से एक पक्की रोड भी जुड़ी हुई थी। जेनिफर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बिना कुछ सोचे उस कैफे की तरफ दौड़ी और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था उससे कई ज्यादा अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ यंगस्टर्स वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे परफेक्ट था। जेनिफर सब कुछ भूल गई थी। वो फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और एक वेटर तुरंत उसके पास आ गया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, जेनिफर की नजर उसके हाथ की कलाई पर गई। उसकी कलाई पर जलने का एक घाव था। जब तक जेनिफर उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। जेनिफर को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में जेनिफर को लगा कि उसे थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर कैफे के वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते में उन हंसते खेलते यंगस्टर्स का टेबल भी था। जेनिफर उनके पास से गुजर रही थी कि उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और यह घाव ठीक उस वेटर के जैसा ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर जेनिफर को पता चला कि वैसा एक घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के माथे पर था तो किसी के हाथों पर। जेनिफर उन घाव को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने रियलाइज ही नहीं किया कि वो हंसते खेलते यंगस्टर्स अब बिल्कुल शांत हो चुके थे
और वो जेनिफर को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। जेनिफर को लगा कि शायद उसके ऐसे घूरने से वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में टैप ऑन करके जेनिफर उन घावों के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते जब उसने अपना मुंह पानी से धोया और सर ऊपर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में उस वॉशरूम का पूरा एरिया जलकर काला हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाज आने लगी। लेकिन यह सब कुछ ही सेकंड्स में बंद हो गया और जब तक जेनिफर कुछ समझ पाती सब कुछ पहले जैसा हो गया था। जेनिफर को लगने लगा कि उस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि वो जल्दी से जल्दी अपना पेट भरकर वहां से निकल जाएगी। जेनिफर सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट लाइट की और उसे पीने लगी। जेनिफर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि जेनिफर घबरा उठी। देखते ही देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो जेनिफर से बहुत मुस्कुराकर बात कर रहा था अब जेनिफर की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। जेनिफर ने सहमकर उस सिगरेट को अपने पानी के ग्लास में डालकर बुझा दिया। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर जेनिफर की डर के मारे चीख निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहां से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे नहीं बल्कि एक पूरी तरह जली हुई पुरानी खंडर बिल्डिंग दिखी। जेनिफर बिना कुछ सोचे बस वहां से रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला कोई आदमी था। जेनिफर की ऐसी हालत देखकर उस गाड़ी वाले इंसान ने जेनिफर को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। जेनिफर ने अपने साथ हुआ हादसा जैसे तैसे करके उस आदमी को समझाने की कोशिश की। जेनिफर को लगा था कि वो आदमी उसको पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो जेनिफर ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने जेनिफर को बताया जिस जगह की वो बात कर रही थी वो 10 साल पहले एक कैफे हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपने टेबल के पास फेंक दिया था। उस कस्टमर की लापरवाही से उस कैफे के एक पर्दे में आग लग गई और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफे में आग फैल गई और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। जेनिफर ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था, पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस कैफे में मौजूद सभी लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर जेनिफर सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन जेनिफर को यह नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही घाव था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी मेन रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस लड़की का नाम जेनिफर था। नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला
और बोला कि मेरे यहां एक पुराना खाट पड़ा है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाया तो वो एकदम सही हालत में था, कुछ नया जैसा ही था। पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगा के मैं सोने चला गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी गड्ढे में ढकेल रहा है। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने से लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधों को जकड़े हुआ है और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़े हुआ था। मेरी चीख सुन सभी घरवाले वहां फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें भी रुक गईं। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने जमीन पर ही गुजारी, पर अगले दिन मुझे लगा कि शायद जो कल रात हुआ वो सब मेरा एक वहम था। खुद को समझाते हुए मैं अगली रात फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई तो मेरी आंख लग गई। पर आधी रात में एक बार फिर मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। फिर मुझे वैसा ही शरीर को झकझोर देने वाला दर्द हुआ। मैं चीखता, इससे पहले ही मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत की आवाज गुस्से से भरी हुई। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहां से, जाओ यहां से। बहुत देर तक ये आवाज मेरे आसपास भटकती ही रही। फिर इतना पास आ गई कि लगा मेरे दिमाग से ही निकल रही हो, ना कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब मेरा सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक मुझे लगा कि मेरी मां मुझे बुला रही हैं। उनकी आवाज से मेरी नींद ही टूट गई। मैं जब उठा तो पसीनों से लथपथ था। मेरी मां मेरे पास खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब मैंने अपने पैरों को देखा तो मेरे पैरों पर रस्सी और खरोचों के निशान दिखे तो मैं भी चौंक उठा। मैं समझ गया कि जो मैं महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही मैंने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो वहां था ही नहीं। जरूर ही कोई उसे उठाकर कहीं ले गया होगा। अगली रात भी मैंने जमीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा पड़ा था कि आखिर क्यों मैंने इतना खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दिया था। झटके, दर्द और बुरे सपने, क्या कुछ नहीं देता था ये खाट? ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मैं पागल नहीं हूं और इस खाट में वाकई कुछ दिक्कत है। मैं उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस रात उस पर सोने का सोचा, ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज किस बुजुर्ग औरत की थी। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार न शरीर में दर्द हुआ और ना ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए? आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरी सोने की जगह है, जाओ यहां से। ये कहते ही फिर मेरे शरीर में बेहद खतरनाक दर्द उठने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हूं। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रहा हो, अपने कंधों पर कोई उसे उठाए कहीं ले जा रहा हो। मेरा मन सहमा जा रहा था। डर ने जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया था। मैं नींद में था, फिर भी सब महसूस कर पा रहा था। अचानक मेरी सांसें घुटने लगीं
मैंने सर दोबारा नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की मगर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पल बाद मेरे हाथ और पैर अचानक आजाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत मेरे ठीक सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। हाफते हुए मैं चारों ओर देखने लगा, पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर पर घाव थे। मैं समझ चुका था कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहीं सोना पसंद है। अगली सुबह मैं वो खाट दोबारा उस आदमी को दे आया जिससे इसे खरीदा था। उसे इन सब चीजों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी मां ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़े रहने दी ताकि उसकी मां अब चैन से सो सके। खैर जो भी हो, मैं उस पुरानी खाट के भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाऊंगा।